काउंसलिंग हैज़ टू बी डन इन 3 or 4 सेशन। तो सबसे पहले हमें 10th के बाद ये इम्पॉर्टेंटली सिलेक्ट करना आना चाहिए विच स्ट्रीम यू वांट टू इन, कि आपको मेडिकल में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपको आर्ट्स में जाना है या कॉमर्स में जाना है। एंड हियर व्हाट द काउंसलिंग और काउंसलर कम्स इनटू, and that multiple intelligence factors should consist of interpersonal skills, intrapersonal skills, linguistic skills, logical skills, analytical skills, natural skills, musical skills, physical skills. So what exactly I want to say to viewers कि यहाँ पे पेरेंट्स का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Yes, see what important is, first you have to see whether the person is certified or not. Second important thing, he or she should be experienced. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आप किसी काउंसलर के पास जाते हो, इट इज़ अ प्रोसेस कि जहाँ से हम अर्न कर सकते हैं हम बस उसी को फोकस करते हैं. बट इसका अपोजिट ये होता है कि जब आप सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करते हो कि आपको सिर्फ अर्न करना है, आफ्टर सम ईयर्स आप उसमें से इंटरेस्ट खो बैठते हो. फिर बच्चे को ये बोला जाता है कि नहीं, अब तो तुम 9th-10th में आ गए हो, अब तो तुम्हें स्कोर ही देखना है, अब तो तुम और चीज़ें देखो ही मत. तो बट ऑब्वियसली बच्चा 9th-10th में तो स्कोर के बारे में ही सोचेगा, क्योंकि सिस्टम अगेन स्कोर अच्छा चाहिए. तो अवेयरनेस, एक्सप्लोरेशन, रिसर्च, ये सारी चीज़ों का बच्चे को टाइम ही नहीं मिला. Hello everyone, welcome back to another episode of Link to Success with Samrat. दोस्तों, कुछ सवाल जैसे करियर के बारे में क्या सोचा है, लाइफ में क्या बनना चाहते हो, या ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में करने चाहते हो, ये ऐसे सवाल है जो कभी ना कभी आपको, मुझे, हम सबको डराते हैं. लेकिन कोई नहीं बताता है कि करियर कैसे बनाते हैं. शायद इसीलिए 10th में टेंशन, 12th में कन्फ्यूजन और ग्रेजुएशन में डिप्रेशन होता है. और इसी बीच होती है एंट्री करियर काउंसलर की. क्या होती है करियर काउंसलिंग, कौन होते हैं करियर काउंसलर, क्या ये भी महज एक पैसे कमाने का जरिया है? आज इन सब बातों पे बात करने के लिए हमारे गेस्ट है मिस नेहा, जिन्होंने पिछले 10 सालों से कई सैकड़ों बच्चों को गाइड किया है अपने ड्रीम करियर को अचीव करने के लिए. तो आइए जानते हैं करियर काउंसलिंग का सच मिस नेहा के साथ. हेलो नेहा मैम, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट. आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप इस वक्त पे आए हैं, बिकॉज जैसे कि सभी हमारे व्यूअर्स ने देखा होगा, आज का टॉपिक है करियर काउंसलिंग. एंड रिसेंटली बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, एंड वी हैव अ ग्रेट स्कैम इन फ्रंट ऑफ अस, नीट का. So I think this is the best time to talk on career counseling, and I'm really thankful that you came on our show. Thank you very much for inviting me. मैम, विदर्भ में आपको तो हर कोई जानता है, लेकिन जो व्यूअर्स हमारे नए हैं, सो उनके लिए आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि हु इज़ मिस नेहा एंड हाउ ही और शी वर्क्स इन अ करियर काउंसलिंग. Okay, myself Mrs. Neha Kothari, working as an assistant professor in Government Engineering College right now. I do take career counseling sessions, but actually I am from an engineering background. And that's why I am teaching in engineering college, because I have completed my master's in computer science itself. And I am teaching from last 12 years. Basically, मेरा background engineering है, but I am into psychology also. And that's why I am into career counseling right now. Apart from career counseling, I am also a soft skill trainer. I am a graphologist. I am a signature analyst. And I am a numerologist. ओके मैम, तो आई थिंक आपने वर्सेटाइल एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में काम किया है या कर रहे हैं? Yeah, definitely. ओके, परफेक्ट. सो मैम, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए एक डेफिनेशन दीजिए, व्हाट इज़ करियर काउंसलिंग. क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टर बन जा, लॉयर बन जा, ये जस्ट बताना ही करियर काउंसलिंग होती है, बट दे डोंट नो व्हाट इज़ एक्चुअल करियर काउंसलिंग इज़. तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि व्हाट इज़ करियर काउंसलिंग. देखिए, व्हाट इज़ करियर काउंसलिंग अगर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इन बेसिक टर्म्स, तो करियर इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, अगर हम एक करियर वर्ड को समझना चाहते हैं तो. एंड काउंसलिंग इज़ बेसिकली एडवाइस. करेक्ट. So it's a lifelong journey advice for the profession what you want to select.
इन योर फ्यूचर, अगर हम इसे एक बेसिक टर्म में देखते हैं तो. ओके, और अगर इसे हम प्रोफेशनल तरीके से देखा जाएगा तो देन हाउ यू विल डिफाइन? In professional way, career counseling is basically a self-exploration, then a decision making, then the future perspective that you have to consider. ओके मैम, करियर काउंसलिंग ने आपने तो बता दिया है कि डेफिनेटली जब आपको फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल थिंग्स, तो डू यू फील अर्ली स्पेशलाइजेशन गारंटी यू सक्सेस? जैसे कि आपने कहा है करियर काउंसलिंग, तो डेफिनेटली आप किसी एज में करते होगे, मे बी इन अ 10th 12th, नॉट आफ्टर ग्रेजुएशन, बट मेनी अ टाइम वी हैव सीन कि जिन्होंने एजुकेशन कुछ और किया है एंड दे आर डूइंग समथिंग एल्स इन देयर करियर. सो एक छोटे इसमें बताइए कि क्या सही में अर्ली स्पेशलाइजेशन मेक्स और गिव्स यू अ गारंटी? See, यहाँ पे I just want to correct you. See, career counseling is not just an early stage process. Career counseling can be done after graduation also, and after when you are working at some firm and you want to switch your career. At that time also career counseling is done. But basically हमारा एक general concept है कि हमें 10th या 12th के बाद करना है. And yes, definitely because this is your initial stage. So whenever if you want to reach to some destination, आप एक early scenario create करते हैं, एक Roadmap. pre-plan. Yes, Correct. it's a roadmap. So that's why at early stage it is beneficial. हाउ अर्ली? अब मैं आपको 3 सेक्शन बताना चाहता हूँ. अर्ली मीन्स अर्ली जहाँ पे आजकल ना बहुत सारे यूट्यूबर्स या इंस्टाग्राम पे ऐसे रील्स आते हैं कि अगर आपको MPSC UPSC में सिलेक्शन करवाना है खुद का, तो आप बचपन से अपने बच्चों को उस तरह से डेमोक्रेटिक वे में ट्रीट कीजिए. सो इज़ दैट अ करेक्ट एज? और आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, और जैसा आपने कहा कि नहीं ग्रेजुएशन या कभी भी आप करियर काउंसलिंग स्विच करना तो कर सकते हो. See, what I already defined career counseling, it's a lifelong journey. So basically अगर awareness initially रहेगा तो हमें long stage benefit होगा. तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि 9th 10th is an early stage. I can come more behind of that कि 4th 5th stage मतलब 4th 5th standard से if we are awareing children's about what future perspective you want to have in your life, that is more beneficial. But I know इतने जल्दी अभी ये चीज़ कॉन्सेप्ट में नहीं आने वाली है बिकॉज NEP विच इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इवन गवर्नमेंट आर ट्राइंग फॉर दिस थिंग कि अवेयरनेस हम पहले से दे, बट स्टिल इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. सो ऑन क्लियर सीन अगर हम इसे करना चाहते हैं तो 9th 10th इज़ द राइट स्टेज और राइट एज वी कैन से. डेफिनेटली मैम, जैसे आपने कहा है कि अलग अलग एज में तो देते ही है, तो करियर काउंसलिंग में जहाँ तक अब हम देख रहे हैं ना कि जहाँ डर का माहौल होता है ना वहाँ लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. तो एजुकेशन सेक्टर मुझे ऐसा लग रहा है या करियर सेक्टर रिलेटेड है जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए काफ़ी डरे हुए हैं बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स. और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि बहुत सारे हमारे इंडिया में एजुकेशन स्कैम्स हो रहे हैं स्पेशली विद द किड्स. तो जेन्युइन करियर काउंसलिंग इंडस्ट्री में आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि कोई पैसों के लिए काम करता है, जैसे मैं हूँ और मेरा किसी कॉलेज के साथ टाइप है, तो आई विल मेक श्योर कि मेरे पास जो बच्चे आ रहे आई विल मेक श्योर कि वो वही जाए. करेक्ट. या फिर मुझे लगता है कि मुझे इस इंडस्ट्री में जैसे डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी लोग पैसा खर्च करते हैं, तो इस इंडस्ट्री में ज़्यादा बच्चे जाए तो मैं उनको उसी रोड पे चलने के लिए फोर्स करता हूँ या बताता हूँ क्योंकि मैं करियर काउंसलर हूँ. तो अब इस यानी नॉट अ स्कैम लेकिन इस फ्रॉड के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यस, देखिए अभी अगर हम आने वाले 15 ईयर्स में अगर हम देखते हैं करियर काउंसलिंग इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू एक्सपैंड लाइक एनीथिंग. द रीज़न बिहाइंड, जैसा आपने बोला, देर आर टाइप्स एंड दिस थिंग आई वॉन्ट टू मेक क्लियर कि यू हैव टू सिलेक्ट काउंसलर very carefully, very wisely, because they have types with colleges, with universities, with lecturers, many of them have. And फिर जब आप करियर काउंसलर के पास जाते हैं एंड वो आपको वही कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेंगे जिसका उनके साथ टाइप होता है. तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो सभी जगह कुछ ना कुछ करप्शन चल रहा है. इन द सेम वे हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री में भी चल रहा है. सो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से टू व्यूअर्स कि
यहाँ पे पेरेंट्स का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा कि एक काउंसलर कैसा होना चाहिए, और अगर एक काउंसलर कोई सजेशन दे रहा है तो उसके बाद एक रिसर्च R&D जिसे हम बोलते हैं, वो काम हमेशा एक पेरेंट को करना कंपलसरी होता है। यू शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द सीन। जैसे अगर हम कोई डॉक्टर के पास भी जाते हैं आज, तो वी यूजुअली टेक 2 ओपिनियंस, है ना, कि हमें एक डॉक्टर से ये ओपिनियन मिल गया, लेट्स टेक अनदर ओपिनियन। तो इन द सेम वे अगर आपको कोई कॉलेजेस के बारे में बोला जा रहा है, then you have to do some R&D on that, and then you have to find out what exactly is a good fit for you. क्या मैम, इस टॉपिक पे मुझे अभी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले आपने कहा यू शुड एबल टू चूज अ करेक्ट काउंसलर। तो मैम, हमें तो आइडिया ही नहीं कि काउंसलर कौन से अच्छे होते कौन से बुरे होते। आपके हिसाब से कैसे जज करें? इन शॉर्ट जज ही करना है हमें। हाउ वी विल नो दिस पर्सन इज एथिकली करेक्ट? फर्स्ट हमें सही गाइड करेगा, और हेंस ही और शी इज़ अ गुड करियर काउंसलर। कोई सर्टिफिकेशंस होते हैं या उनका एक्सपीरियंस देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए? हाउ यू विल, ऐसे कुछ टिप्स बताइए जिसकी वजह से पेरेंट्स भी जान Yes, see, what important is first you have to see whether the person is certified or not. Second important thing, he or she should be experienced. And third most important thing is कि जब आप किसी काउंसलर के पास जाते हो, it is a process. ऐसा नहीं होता है कि आप गए, उन्होंने एक टेस्ट लिया और सडनली आपको एक रिज़ल्ट दे दिया कि ये आपका रिज़ल्ट है। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी डन। करियर काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस, जहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप ऐसे काउंसलर को सिलेक्ट करिए जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है। साइकोमेट्रिक असेसमेंट इज़ बेसिकली अ वेरी वेरी क्लियर पर्सपेक्टिव, जिससे आपका पर्सपेक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। एंड आफ्टर दैट वो काउंसलर शुड एनालाइज यू, एनालाइज द चिल्ड्रेन। उसके साथ एक 1-on-1 सेशन होना चाहिए, बिकॉज अगर अपार्ट फ्रॉम मी, अब जैसे मैं बताऊँ कि देयर आर मैनी काउंसलर्स जो आपका एक सेशन में ही काउंसलिंग कंप्लीट कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द प्रोसेस। काउंसलिंग हैज़ टू बी डन इन 3 or 4 सेशन। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि काउंसलर शुड बी सर्टिफाइड, एक्सपीरियंस्ड, देयर शुड बी एन असेसमेंट प्रॉपर्ली, देयर शुड बी अ 1-to-1 सेशन, एंड देयर शुड बी एन एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल एरियाज दैट हैज़ टू बी डन। इन स्पाइट कि जस्ट आपको पॉइंट्स दे दिए गए, ये दिस आर द बेस्ट कॉलेजेस, दिस आर द बेस्ट एंट्रेंस, जस्ट गो एंड डू इट। आई थिंक उनको तो फिर हम करियर काउंसलर बोलेंगे भी नहीं, उनके तो फिर एजेंट ही बोलेंगे। एक्चुअली यस। और ये चीज़ जितना क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्रोफेशनलिज्म बढ़ रहा है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा उस तरह से ही बिल्डअप कर दिया गया है। सही बात है। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर्टिफिकेशन जैसे आपने कहा, सो व्हाट आर वर्ल्ड लेवल रिकग्नाइज्ड और एटलीस्ट इंडिया लेवल रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन जो हम देख सकते हैं या देखना चाहिए? See, as per now today's, there is no governmental certified course. Recognized course. हाँ, there is nothing like that. But you can do some from कुछ institutes होते हैं जहाँ से आप ये courses कर सकते हैं। जैसे कुछ psychological institutes होते हैं, counseling institutes होते हैं. From there you can perform this certification course. Why to perform this certification course? Because see, counseling is not just giving an advice. Counseling is basically to understand the psychological way, psychological level of that children. काउंसलिंग को हम सिर्फ ऐसे नहीं देखेंगे कि आपको सिर्फ कोर्सेज बताने हैं। आपको सबसे पहले वो स्टूडेंट का साइकोलॉजिकल इशू क्या है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उसका मेंटल हेल्थ क्या है, व्हाट एग्जैक्टली ही कैन फिट इनटू, व्हाट एग्जैक्टली हिज स्ट्रेंथ्स आर, व्हाट एग्जैक्टली हिज वीकनेस आर। क्या उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, क्या उसमें लीडरशिप अच्छा है, क्या उसमें क्वालिटी है। Not just academics, but also there are several psychological factors that has to be studied. And this can only be done when you are certified, because एक certification में आपको ये सारा process बताया जाता है. And most of the time मैंने देखा है कि बहुत सारे counselors अगर कोई assessment test लेते हैं तो उसमें वो लोग सिर्फ academic based questions डालते हैं, जैसे English का डाल दिया, मैथ्स का डाल दिया, साइंस का डाल दिया, और एक 100 मार्क्स का टेस्ट बनाते हैं और उसको देते हैं स्टूडेंट को, कंप्यूटर पे ऑनलाइन करवाते हैं और उससे एक PDF रिपोर्ट जनरेट करते हैं. बट आई डू कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ दिस. व्हाट आई डू इज़ साइकोमेट्रिक असेसमेंट शुड बी फॉर
understanding the multiple intelligence chart. And that multiple intelligence factor should consist of interpersonal skills, intrapersonal skills, linguistic skills, logical skills, analytical skills, natural skills, musical skills, physical skills. Why we have to study all this? Because कि जब आप कोई इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं, आपको सिर्फ academics can't help. You are scoring 98%. But if you don't have communication skills, you cannot explain your ideas. Presentation ही नहीं कर आपका presentation नहीं रहेगा. सो एक काउंसलिंग में ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैम आपने कई बार प्रोसेस कहा है, तो मिस नेहा का प्रोसेस क्या है ऑफ काउंसलिंग? अगर कोई बच्चा, जैसे सम्राट इज़ अ स्टूडेंट, ओके, आपको पास पहले बार आ गया है, सो हाउ यू स्टार्ट एनालाइजिंग हिम एंड टिल एंड? जैसे आपने कहा कि लाइफ लॉन्ग जर्नी, तो मुझे नहीं लगता कि जस्ट एडमिशन होने के बाद वो शायद रुक जाए. आप उसको कैसे और कितने देर तक, सालों तक उसका आप एडवाइस करते हो? एक प्रोसेस बताइए आपकी. सी हाउ आई स्टार्ट इज़ कि वेनेवर जब भी कोई चिल्ड्रन आता है, चाइल्ड आता है, तो वो सबसे पहले अपने पेरेंट के साथ ही आता है. हम लोग स्टार्टिंग में एक नॉर्मल कॉन्वर्जेसन करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली करियर काउंसलिंग इज़. मेरा सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि आप करियर क्या है पहले ये समझ लीजिए, बिकॉज हमें जॉब नहीं करना है. देखिए, जॉब वर्सेस करियर, देर आर टू डिफरेंट थिंग्स. कई लोग बोलते हैं ना मुझे जॉब करना है, एंड कई लोग बोलते हैं कि मुझे करियर बनाना है. दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स. जॉब एक चीज़ होगी जो आप टेम्प्रेरी कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, एंड करियर इज़ अ लॉन्ग टर्म जर्नी. तो आई स्टार्ट फ्रॉम द सिनेरियो कि वॉट यू परफॉर्म्ड इन योर प्रीवियस ईयर्स, मतलब आपका एकेडमिक्स कैसा था. वी हैव अ जनरल कॉन्वर्जेसन ऑन दैट. देन माई फर्स्ट स्टेप इज़ टूवर्ड साइकोमेट्रिक असेसमेंट. Psychometric assessment is a online computer based test, MCQ based test, which is designed by my itself only, जिसमें I have included 120 questions which are based on, I have just told, multiple intelligence factors. बच्चा एक वो टेस्ट करेगा. After that I need a session to be done with child only, not with parent. So we have a 1-to-1 session with child, जहाँ पे हम कुछ ऐसे questions या आंसर्स हमारे डिस्कस होते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वो चाइल्ड को करना है. देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि मुझे मेरी लाइफ में ये करना है, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये डिज़ायर है. व्हाट आई थिंक कि हम वो ड्रीम और डिज़ायर को छोड़ देते हैं कहीं, और हम बस इन जनरल आज जो चल रहा है कि जहाँ से हम अर्न कर सकते हैं, हम बस उसी को फोकस करते हैं. बट इसका अपोजिट ये होता है कि जब आप सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करते हो कि आपको सिर्फ अर्न करना है, आफ्टर सम ईयर्स आप उसमें से इंटरेस्ट खो बैठते हो. जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा ना, 8 साल 6 साल MNC में काम करते हैं और फिर वो जॉब छोड़ के, क्विट करके अपने होम टाउन आके बिजनेस में आ जाते हैं. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ इंटरेस्ट नहीं रहा. सो 1-on-1 सेशन में हमें ये चीज़ फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप कौन सी चीज़ों को बहुत देर तक करना चाहते हो, आप किस चीज़ में ज़्यादा खुद को ऑक्यूपाइड रखना चाहते हो. तो 1-on-1 सेशन में हम ये सारे डिस्कशंस करते हैं, जहाँ पे एक चाइल्ड खुल के अपनी सारी बात करता है, बिकॉज वहाँ पे पेरेंट नहीं होता है. एंड येस, बिकॉज आई एम अ स्ट्रेंजर टू दैट चाइल्ड, तो वो डेफिनेटली मेरे से, हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि जस्ट स्पीक आउट. हाँ, दिस इज़ द सेकेंड प्रोसेस. आफ्टर दैट देन आई एनालाइज ऑल द डिटेल्स, जो भी रिपोर्ट का डिटेल आता है एंड द चाइल्ड डिटेल, एंड देन वी हैव अ पेरेंट एंड चाइल्ड डिस्कशन टुगेदर इन दैट सेशन. एंड देन व्हाट आर द बेस्ट फिट करियर्स फॉर यू, वो हम निकालते हैं. ऐसा नहीं कि मैंने ये 2 बता दिए और यही 2 आपको करने हैं. आई जस्ट गिव 3 to 4 ऑप्शंस. देन उन 3 to 4 ऑप्शंस को हम फिर से रिसर्च करते हैं कि एग्जैक्टली ये रोल में अगर आप आते हो देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू. फॉर एग्जांपल, मैंने अगर जैसे बताया कि आपको एक फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है या आप इसका कोर्स करोगे, तो व्हाट एग्जैक्टली अ फाइनेंशियल एनालिस्ट विल डू, इसका पूरा क्लैरिफिकेशन उस चाइल्ड को होना चाहिए. तो उसका पूरा रिसर्च, उसकी पूरी स्टडी, उसका जॉब पर्सपेक्टिव कैसा रहेगा, उसमें क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो, दैट ऑल्सो आई डिस्कस विद द स्टूडेंट. बिकॉज कई बार क्या होता है, हम नाम सुन के कर तो लेते हैं, आर्किटेक्ट बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है, बट वी डोंट नो कि उसके अंदर सब्जेक्ट्स क्या है. तो ये ज़रूरी है काउंसलर को बताना कि आपका चाइल्ड आने वाले 4 साल में क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वाला है.
And then lastly, there is a combined decision of parent, of child and mind. कि these are the 2-3 options that we should think of. टॉप नॉच, टॉप We should think of, हाँ. है ना, आप समझ रहे हैं? अभी हमारा 3rd सेशन ही चल रहा है, and we should think of. We are not yet come to a final conclusion. And then फिर मैं उनको टाइम देती हूँ कि आप 1 वीक का टाइम लीजिए, एक्सप्लोर करिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई सजेस्ट टू एवरी चाइल्ड कि जैसे अगर उसे सीए बनना है, आई गिव अ टास्क टू हिम कि आपको 2 से 3 सीए के पास जाना है और उनके साथ डिस्कस करना है कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग एट दिस मोमेंट. अगर आपको इंजीनियर बनना है या अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है, जस्ट एक्सप्लोर ऑन योर एनवायरनमेंट. आपके रिलेटिव्स कोई है, कॉल करिए. कोई एमएनसी फॉर्म में आईटी इंजीनियर है, उन्हें कॉल करिए कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग इन दिस इंडस्ट्री, मुझे ये बताइए. सो रियल एक्सप्लोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन आफ्टर 1 वीक जब फिर वो वापस आते हैं, देर आर अगेन सम डाउट्स, देन क्वेश्चंस विच वॉट एवर एग्जैक्टली आई वॉन्ट, कि उसके पास डाउट्स होने चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए. एंड अगेन वी क्लैरिफाई इट and then we come to a conclusion. परफेक्ट. सो दिस इज़ अ एक्चुअल प्रोसेस हाउ यू काउंसलिंग. क्योंकि जब से ये सोशल मीडिया आ गया है ना, लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं लोग. आप एआई में जाइए, आप ट्रेडिंग में जाइए, आप 19 साल में करोड़पति बन सकते हो, आप इन्फ्लुएंसिंग कर सकते हैं. तो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू बर्स्ट द मिथ. मुझे आज भी याद है कि आई ऑल्सो कम फ्रॉम द कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. तो मुझे लगता है ना, कोडिंग करूँगा, 2 कोड लिखूंगा और पूरा कंप्यूटर हैक कर दूंगा. तो फिर जब इंजीनियरिंग में एडमिशन हुई तब पता चला अरे नहीं, दुनिया इससे बहुत अलग है. और जब आप काम करते हो तो आपने जो सीखा है वो तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, उससे अलग करते हैं. तो मेरा ये डाउट है, या पता नहीं, शायद मैं भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ सोशल मीडिया से. लोग कहते हैं ना, जब आपको काम करना तो आप सिर्फ काम करो, ये मत देखो आपको पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, उससे आपको सिर्फ पैसा कमाना है. ठीक है, मशीन की तरह काम करो, बाकी सबकी चीज़ के लिए आपके पास है चीज़ें. सो इस स्टेटमेंट के लिए आपका क्या वर्डिक्ट नहीं, लेकिन क्या राय है कि नहीं, काम करना है तो सिर्फ करना ही चाहिए? क्योंकि आप अगर सोचोगे कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, पैशन फॉलो करो, वो अलग चीज़ है. काम, जॉब, वो अलग चीज़ है. ये स्टेटमेंट क्या सही लगता है आपको? नॉट एग्जैक्टली. देखिए क्या होता है, हम लोग ये जो आप बोल रहे हैं ना कि काम करना है तो काम करो, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि कभी हमने क्या हमारे पैशन को फाइंड आउट करने की कोशिश की? क्या हमने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन टू? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी जो एज में होते हैं, 9th क्लास में होते हैं, 10th क्लास में होते हैं, वो लोग नहीं पता करते हैं कि व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन टू. इसका भी रीज़न ये है कि पेरेंट्स आर पुशिंग देम इनटू स्कोर्स, तो उनके पास टाइम ही नहीं बचता है. सपोज़ मैं बोलती हूँ कि अगर एक स्टूडेंट स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड उनके पेरेंट्स उनको सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे वो पेरेंट की स्टूडेंट की कंडीशन क्या होगी? तो क्या वो अपने पैशन को फॉलो कर सकता है? नहीं कर सकता. बट ही इज़ वेरी वेल इनटू दैट स्पोर्ट. तो मेरा ये बोलना है कि अगर पेरेंट्स में ये अवेयरनेस होता है कि अगर इफ़ माई चाइल्ड इज़ गुड इनटू स्पोर्ट्स, देन व्हाई दैट पैशन कैन बी टर्न इनटू प्रोफेशन. लेकिन मैम, हर कोई तो स्पोर्ट्समैन में उतने टॉप लेवल पे नहीं आ जा सकता है. हाँ, जॉब्स भी नहीं है. जैसे मैं बोल रही हूँ कि हर किसी का पैशन अलग होगा. अब जैसे कोई यूट्यूबर है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, तो सबके पैशन अलग अलग है, सबके चॉइस अलग अलग है, सबके इंटरेस्ट अलग अलग है. नहीं, दैट्स व्हाट आई मेंट कि जॉब अलग चीज़ होगी. मैं अगर जैसे मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ तो मैं सिर्फ जॉब ही करता हूँ, उससे मुझे कितना भी प्रेशर है, कितना भी डिप्रेशन है, मुझे पता है मुझे ये करना है क्योंकि ये मेरा काम है. फिर जब मैं छूट जाता हूँ ना, फिर ये सारी चीज़ें करता हूँ. मैं ट्रैवल करता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, रीड करता हूँ, एक्सप्लोरेशन करता हूँ, रिसर्च करता हूँ. सो दैट इज़ समथिंग अपार्ट फ्रॉम माई जॉब, अपार्ट फ्रॉम माई करियर. तो इसके बारे में आई थिंक आई पुट इट इन अ रॉन्ग वे. तो मुझे जॉब करना है तो वो तो मैं करूँगा ही, मुझे उससे पैसा कमाना है. लेकिन उसके अलावा भी मेरी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है जो मैं करता हूँ. अब देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपने अंकुर वारिको के बारे में सुना होगा. ही वॉज अ साइंटिस्ट. यूएस में ही वर्क फॉर अराउंड 8 to 10 years. He was earning very well. But at some point he realized कि no, this is not what I want. And he quit that and he came back to India.
एंड ही स्टार्टेड राइटिंग बुक्स, लोगों को समझना शुरू किया, साइकोलॉजिकल तरीके से उन्होंने चीज़ों को लर्न करना शुरू किया, एंड नाउ ही इज़ अर्निंग एज वेल एज दैट टाइम जब आप वो साइंटिस्ट थे तब। तो एक क्या होता है ना कि एक फियर फैक्टर होता है सबके पास कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दिया विल आई बी एबल टू अर्न। उस फियर फैक्टर के कारण कई लोग अपना पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मुझे लगता है मैम उनके पास भी तभी हिम्मत आई होगी जब उन्होंने उतना पैसा कमा लिया। when he like you mentioned अंकुर वारिकर, उन्होंने बहुत अच्छा सेट कर दिया था अपना वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे इतना पैसा कमा लिया था जहाँ पे उनको लगा कि अगर मैं आज से 5 साल तक इनकम नहीं भी आती है मेरी कोई, आई जस्ट वॉन्ट टू फॉलो माई पैशन, तो मैं आराम से सर्वाइव कर सकता हूँ। सो दैट वॉज माई पॉइंट कि अगर उस लेवल तक भी आपको पहुँचना है तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको शायद अपना मन मार कर पैसा कमाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हम इसके और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं जिन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है। अब जैसे मैंने तो ये अंकुर वारिको का जो एग्जांपल दिया, ही स्विच्ड, एक ये स्विच्ड वाला एग्जांपल है, बट देयर आर सम पीपल जिन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। देयर आर सम मेनी स्पोर्ट्स पर्सन जो हमारे पास लाइव एग्जांपल्स है। तो मुझे बस ये लगता है कि वो एक फियर फैक्टर सबके मन में होता है कि अगर मैंने ये चीज़ करी तो मुझे इसमें इनकम नहीं होगी, एंड देन आई विल बी मोर प्रेशराइज्ड, मुझे लाइवलीहुड के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मेरे अर्निंग्स बढ़ाने के लिए। एंड देन फिर पीपल खुद को उसमें डाल लेते हैं कि नहीं 10 to 5 का जॉब करेंगे, हमारी बाकी की चीज़ें हम बाद में करेंगे या उसको साइड में रख देंगे। हाँ सही। मैम जैसे आपने कहा कि करियर चूज़ करना पड़ता है, तो मुझे लगता है ना स्ट्रीम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो करियर के हिसाब से स्ट्रीम मोस्टली कितने होती है? वैसे तो हमने बचपन से सुना है 3 या 4 स्ट्रीम आप 10th के बाद कर सकते हो, लेकिन उसके बाद उसके बाइफर्केशन या इतने सारे अलग अलग पाथवेज निकलते हैं। तो वो स्ट्रीम्स के बारे में बताइए और उससे रिलेटेड कुछ कोर्सेस बताइए। देखिए 10th के बाद अगर हम एक ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं तो देयर आर 3 स्ट्रीम्स, कॉमर्स, साइंस, साइंस को भी हम मेडिकल और इंजीनियरिंग में डाल सकते हैं, एंड देयर इज अनदर स्ट्रीम आर्ट्स। These are the broadly classified categories. Now these categories are again classified into number of courses. Number of courses आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अभी तक सिर्फ people are aware of medical, engineering, CA ज़्यादा से ज़्यादा, आर्किटेक्ट थोड़ा बहुत पता होगा, लॉयर के बारे में पता होगा, बट हमारे पास इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने ज़्यादा कोर्सेज है कि आप इन चीज़ों को छोड़ के भी यू कैन डू दैट एंड यू कैन अर्न वेरी गुड एट दैट कोर्सेज ऑल्सो। तो सबसे पहले हमें 10th के बाद ये इम्पॉर्टेंटली सिलेक्ट करना आना चाहिए विच स्ट्रीम यू वांट टू इन, कि आपको मेडिकल में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपको आर्ट्स में जाना है या कॉमर्स में जाना है, एंड हियर व्हाट द काउंसलिंग और काउंसलर कम्स इनटू। अभी देखिए स्ट्रीम सिलेक्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि अगर आप एक मेडिकल स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं तो यू कैन नॉट स्विच टू कॉमर्स। आपका जो 11th 12th होगा वो मेडिकल पर ही चलेगा सब्जेक्ट्स पे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दिस इज़ अ मेडिकल स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, दिस इज़ एन इंजीनियरिंग स्ट्रीम। तो अगर आप 11th 12th उसमें कर रहे हैं और आप बाद में फिर एक कॉमर्स कोर्स में स्विच करते हैं तो दिस इज़ अनफेयर, क्योंकि आप 11th 12th अपना बेस किस में बना रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, और फिर वो स्टूडेंट को रियलाइज़ होता है नो दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मुझसे बायो नहीं होगा, मुझसे केमिस्ट्री नहीं होगा, और फिर पेरेंट्स भी चलो जाने दो कॉमर्स ले लो। नाउ दिस इज़ वेयर द करियर काउंसलर इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे वो आपको ये एक्सप्लेनेशन देंगे कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू लर्न फॉर 11th 12th एंड हाउ दिस 11th 12th सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर कोर्सेज। तो उस टाइम पे हमें स्ट्रीम सिलेक्ट करना प्रॉपरली वाइजली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम डू यू फील 15-16 साल के बच्चे आर दे इन राइट एज टू टेक दिस डिसीजन? क्योंकि मुझे अब ना धीरे धीरे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कन्वर्जन हो रहा है, कहीं ना कोई अपना एक्सपीरियंस ही बच्चों पर थोप रहा है एज अ करियर काउंसलर ऑल्सो, कि उन्होंने तो उस करियर में देखा नहीं, उन्होंने सुना है या एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस से उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ी है। सो आई थिंक दे आर नॉट इन द शूज़ टू टेक द डिसीजन। तो क्या फिर से हम थोप ही रहे हैं बच्चों पे, नहीं ये सही हो सकता है तुम्हारे लिए? सी ये चीज़ तो आप हर एक प्रोफेशन के लिए बोल सकते हाँ, हो। हर डॉक्टर profession भी के अपना रिसर्च जो करता है वही आपको प्रिस्क्राइब करता है,
लॉयर भी जो स्टडी करता है वही आपके लिए करता है. इन द सेम वे काउंसलर ने भी वो सारी चीज़ें स्टडी करी है, रिसर्च किया है, एंड देन ही इज़ गिविंग यू द ऑप्शंस. एंड ये अगर मैं बोलूँ कि क्या 15-16 साल का बच्चा एक डिसीजन ले सकता है, तो अगेन डिसीजन लेने के लिए वी आर हेल्पिंग हिम. क्योंकि अगर हम एक गलत डिसीजन लेंगे उससे अच्छा है कि हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, कि एटलीस्ट यू आर अवेयर अबाउट वॉट यू आर गोइंग टू डिसाइड फॉर योर फ्यूचर. बट दिस मे फेल ड्रास्टिकली. No, not at all. This is going to work, and this actually this gives success to many people जिन्होंने career counseling के through work किया है. इट मे, आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस, इट मे फेल ड्रास्टिकली. क्योंकि कई बार हमने देखा है ना बच्चों को कि स्टार्टिंग में उन्हें लगता है कि हमको डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल भी है जो करियर स्विच तो हमेशा होता है. तो फिर उनको लगता है यार नहीं हो रहा है मुझसे, मेरे लिए नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं बीच में से ही, ड्रॉप आउट हो जाते हैं. और ऐसे बच्चे फिर कहीं जाके एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं या लीडर बन जाते हैं. या कई बार को देखा है कि जैसे हमारे यहाँ की कलेक्टर देख लीजिए, कई बार ऐसे आए हैं कि जिन्होंने MBBS किया है बट उन्होंने छोड़ दिया है, फिर उन्होंने MPSC UPSC की प्रिपरेशन की, एंड देयर आर नाउ इन पोजिशन इन डिप्लोमेटिक और डेमोक्रेसी में आ गया है, ऐसे सारे पोजिशंस में आ गया है वो. तो अगेन कि डिसीजन जो अभी हम ले रहे हैं इसकी बहुत ऐसी गारंटी तो नहीं आ रही है. गारंटी तो वैसे किसी चीज़ की गारंटी नहीं तो है. देखिए किसी भी चीज़ की नहीं है. आज अगर आप कोई भी चीज़ का ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो इट्स नॉट गारंटीड. हाँ, सो दैट्स व्हाट आई मेंट कि इट मे फेल, कि हाँ अगर आपने जो सोच के चला है वो वैसा ना हो सके. सी, अगर हम लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं, सबसे पहले हमें खुद की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. प्लस फ्यूचर पर्सपेक्टिव आप क्या रख रहे हैं कि आने वाले सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं. प्लस डिटर्मिनेशन, क्योंकि कई बार हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, एंड सम पीपल वो बीच में करते करते स्टक हो जाते हैं या उनको ग्रोथ नहीं दिखती है, एंड दे स्विच ऑफ ईजीली, कि उनको और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है. द ईजिएस्ट ऑप्शन इज़ टू स्विच ऑफ, एंड देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, दिस इज़ सेड ऑलरेडी. तो कभी भी जब इस तरह के केसेस आते हैं कि जो स्विच करते हैं, आई थिंक देयर मस्ट बी सम बैकग्राउंड रीज़न ओवर दैट, और देयर मस्ट बी सम सर्कमस्टांसेस. अदरवाइज मेरे नोन में देर आर सम पीपल जिन्होंने अच्छे से डिसीजंस लिए हैं एंड दे आर नाउ वर्किंग वेरी वेल. वाइस वर्सा उसका उल्टा कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिनको आपने गाइड किया हो, बट ठीक है उनको टाइम बीइंग के लिए बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में उनके माइंडसेट चेंज हो जाते हैं क्योंकि इंसान चेंज होता है, उनकी ज़रूरतें चेंज होती है. यस, सी, ये भी होता है. सो दैट्स वाई आई सेड कि करियर काउंसलिंग सिर्फ 9th 10th या 12th के बाद ही नहीं की जाती है. जब कोई जॉब कर रहा है, एट दैट टाइम ऑल्सो पीपल कॉन्टैक्ट अस कि मुझे ये जॉब में अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, सो वॉट शुड आई डू. एट दैट टाइम ऑल्सो करियर काउंसलिंग हेल्प्स. सो वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप खुद एक डिसीजन लेने की जगह यू आर टेकिंग एन एक्सपर्टीज एडवाइस, then you are doing a R&D on that, you are exploring things, and then you take an informed decision. ठीक है मैम, समवेयर आई फील यू आर जस्ट जस्टिफाइंग दिस क्वेश्चन, लेकिन हाँ गलत हो सकता है. विल यू एग्री टू दैट और नॉट? हाँ, किसी ने अभी डिसीजन लिया है, हाँ होता है, हाँ, होता है, डेफिनेटली होता है. देखिए क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट क्या है, कि आप क्या इस चीज़ के लिए रेडी हो. जैसे फॉर एग्जांपल एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि नहीं मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, और वो बच्चा एकेडमिक्स वाइज बहुत अच्छा कर रहा है और वो रेडी हो गया है डॉक्टर बनने के लिए. बट जब वो पहले दूसरे साल में कॉलेज में रहता है, डॉक्टर्स में, MBBS में, कहीं उसको फील होता है कि नहीं दिस इज़ नॉट माई जॉब, मुझे ये करना नहीं है. करेक्ट, होता है ये चीज़ भी. सही. क्योंकि क्या होता है, इंडियन एनवायरनमेंट अगर मैं बोलूँ या हमारे कल्चरल में ऐसा है कि बच्चों को उतना थिंकिंग पावर नहीं दिया जाता है. हम कहीं ना कहीं उनको एक लिमिटेशन में डाल देते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मत सोचो. और इस वजह से क्या होता है कि जब आपका थिंकिंग पावर मिनिमाइज़ कर दिया जाता है, उसको रोका जाता है, बीच में अटका दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता है. और जब डिसीजन खुद नहीं ले सकता है तो कहीं ना कहीं आगे जाके इस तरह की चीज़ें होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है. जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल भी आज दूँ
कि पेरेंट्स आज बच्चे को कौन सी कोचिंग लगाना है ये भी उनको डिसाइड करने नहीं देंगे। हर चीज़ में अगर हम बच्चों को एक स्पून फीडिंग करेंगे तो बच्चा कहाँ से अपना डिसीजन पावर लाएगा, कहाँ से वो थिंक करेगा, कहाँ से वो एक्सप्लोर करेगा। और फिर एक स्टेज के बाद जब आप हर चीज़ का उसको डिसीजन लेने के लिए देंगे तो एक स्टेज के बाद वो कहीं ना कहीं तो फेडअप होगा कि नहीं अब तो मुझे मेरा डिसीजन लेने दो और मुझे ये चीज़ छोड़ने दो। और ये स्टेज कब आती है? जब आप 40 में चले जाते हो, 42 में चले जाते हो, और उस टाइम पे ये डिसीजन लेना और इस तरह का कन्वर्जन करना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। यानी बच्चे को डिसीजन लेना हम सब एडवाइस कर सकते हैं इन शॉर्ट। अब उसके चाहे डिसीजन गलत हो फ्यूचर में या सही हो, वो तो वक्त बताएगा कि हाँ उसने सही में, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। आज इंटरेस्ट रहा है क्योंकि हमने कई सारे बच्चों को जैसे देखा है, देखते हुए आ रहे, अच्छा भी कर रहे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वी कांट डिनाई देम। जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि एक पेरेंट बहुत अच्छा डिसीजन ले रहा है, बट व्हाट इज द गारंटी कि वो पेरेंट का डिसीजन वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा? सेम बच्चों का भी हो सकता है, सेम बच्चों कि का बच्चों भी के हो लिए सकता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ इट्स अ कंबाइंड डिसीजन, कि या तो हम पेरेंट्स पे ना पूरी तरह से डालें ना बच्चे पे पूरी तरह से डालें, इट शुड बी अ कंबाइंड डिसीजन। तो आप भी उनको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता है, एक इंजीनियर अपने एक्सपीरियंस से, एजुकेशन से बताता है। ट्राइड एंड टेस्टेड वाला फंडा यहाँ पे चलता है मोस्टली इन शॉर्ट। ओके, सो मैम कई स्ट्रीम्स को ना बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। आज भी आर्ट्स लेने वाले को हमारे यहाँ अलग नज़रों से देखा जाता है, ऐसा क्यों? अगेन द आंसर इज़ अवेयरनेस नहीं है। अगेन फिर से मैं यही बोलूँगी कि उसे एक अर्निंग सोर्स नहीं माना जाता है, कि आर्ट्स में जाने वाला एक अच्छा इनकम अर्न नहीं कर सकता, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। आर्ट्स लेके भी आप कई कोर्सेज ऐसे कर सकते हो जिसमें बहुत अच्छा इनकम अर्न हो रहा है। बट क्या होता है ना कि एक फिर से ये एक इंडियन एनवायरनमेंट कल्चर, कि जैसे तुम्हारे अंकल ने देखो यूपीएससी किया है तुम भी कर लो, तुम्हारे भाई ने आईटी फॉर्म में ज्वाइन किया है तुम भी ज्वाइन कर लो। उनको क्या है, बस जो एग्जाम्पल्स वो देख रहे हैं वही वो बताना चाहते हैं। एंड देर आर वेरी फ्यू परसेंटेज जो एक आर्कियोलॉजिस्ट बना है, जो एक हाइड्रोलॉजिस्ट बना है, जो एक सॉइल इंजीनियर बना है, जो एक डिज़ाइनर बना है, जो एक आर्टिस्ट बना है स्केचिंग करने के लिए, जिसने खुद को एक प्रॉपर स्केच आर्टिस्ट बना के खुद को एक ऐसे स्टेज पे लाके छोड़ा है कि नाउ ही इज़ अर्निंग वेरी वेल, बट हम उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते। और एक ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया है कि एक इंजीनियर है मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, एक डॉक्टर है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। बट अगेन इस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा। एंड येस, अभी जैसे अगर हम हमारे एरिया में देखते हैं तो ये चीज़ इतनी अवेयर नहीं है, बट इन मेट्रो सिटीज़ पीपल आर नाउ गेटिंग अवेयर ऑफ इट। हमारे विदर्भ में अगर हम देखते हैं तो पीपल आर मोर इन टू JEE एंड NET ये नीट में, बट मेट्रो सिटीज़ में पीपल आर नाउ नॉट गेटिंग इन टू दिस थिंग्स, दे आर एक्सप्लोरिंग। बिकॉज अभी कैसा हो गया, मेडिकल और टेक्नोलॉजी को ब्लेंड कर दिया गया है, तो दे आर गेटिंग इन टू दैट सब्जेक्ट्स, दे आर गेटिंग इन टू AI कोर्सेज। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस बन रहे हैं, जैसे अब सस्टेनेबिलिटी के बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, ग्रीन एनर्जी के बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं। सो पीपल आर अवेयर ऑफ दैट, सो पीपल आर गोइंग इन टू दैट कोर्सेज। लेकिन मैम अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो लाइक यू मेंशन कि कोर्सेज कर सकता है, तो जैसे कोडिंग हो गई है, तो कई बार मैंने मेरे दोस्तों को भी देखा है कि वो मुझे पूछते यार सम्राट मैं मैकेनिकल में हूँ यार लेकिन मुझे कोडिंग सीखना है। तो मुझे लगता है आपने कोर स्ट्रीम में, आपने सब्जेक्ट में मैकेनिकल, जिसके लिए बच्चे झगड़ते हैं राइट, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए एडमिशन मिलती नहीं, आपने वो किया और फिर आप कोडिंग में आ रहे हो, तो पहले ही कोडिंग कर लेते। तो समहाउ देन आई गॉट टू नो अरे यार नहीं, जॉब्स नहीं है, वैकेंसीज नहीं है, कोडिंग में ज़्यादा है। तो क्या वैकेंसीज, एम्प्लॉयमेंट ये भी अफेक्ट कर रहा है करियर स्विच के लिए? देखिए मैं अगर बोलूँ कि वैकेंसी और एम्प्लॉयमेंट ये कॉन्सेप्ट ऐसे है कि जहाँ आप ढूंढना चाहते हो आप वही फॉर्म्स को देख रहे हो। जैसे अगर मैं एक बोलती हूँ कि एग्रीकल्चरल में अगर किसी ने कोर्स किया है, सो देयर आर n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन दैट। किसी ने एनवायरनमेंट में कोर्स किया है, सो देयर आर n नंबर ऑफ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन दैट। लेकिन अगर मैक्सिमम क्राउड सिर्फ IT फॉर्म में जाएगा तो डेफिनेटली देयर विल बी मारा मारी फॉर दैट जॉब। सो वी हैव टू थिंक। अब जैसे आपने बोला कि एक मैकेनिकल बंदे को कोडिंग करनी है,
तो कोडिंग इसलिए करना चाहता है क्योंकि ही वांट्स टू कीप अ बैकअप। जॉब। हाँ, Job, ऐसा कॉन्सेप्ट हाँ। होता है ना कि भाई कोडिंग रहेगी मेरे पास तो मैं एक आईटी फर्म में ज्वाइन कर लूँगा। बट अगेन दैट सेम थिंग, क्या वो उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएगा? आने वाले सालों में क्या वो चीज़ में टिक पाएगा? तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट क्रिएट करती है, और इस वजह से फिर अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि आपने सही सिलेक्ट नहीं किया, आपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव नहीं देखा। मैं बार बार हर बच्चे को यही बोलती हूँ कि आप ये पहले देखिए कि आने वाले 10 साल में, 15 साल में कौन से जॉब्स ग्लोबली इम्प्रूव हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, किस में ग्रोथ आ रही है। अगर मैं आज की डेट में बोलती हूँ कि आने वाले 15 साल में एआई में ज़्यादा जॉब्स है, तो आपको उस हिसाब से सोच के जॉब्स लेने चाहिए, उस हिसाब से सोच के कोर्सेज लेने चाहिए। और ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे भी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है। देखिए, लॉयर की भी उतनी रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर की भी रिक्वायरमेंट है, आर्किटेक्ट की भी रिक्वायरमेंट है, मेकअप आर्टिस्ट की भी रिक्वायरमेंट है, डांसर की भी रिक्वायरमेंट है, एक योगा ट्रेनर की भी रिक्वायरमेंट है, एक न्यूट्रिशनिस्ट की भी रिक्वायरमेंट है। व्हाट एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट इज़ कि आप अगर उस चीज़ में एक्सपर्टाइज कर रहे हो और आपका इंटरेस्ट उसमें है, देन यू आर गोइंग टू सर्वाइव इन दैट फील्ड फॉर मोर देन 8 ईयर 10 ईयर्स। और जब आप उसमें 8 ईयर 10 ईयर सर्वाइव करते हो, डेफिनेटली आप उसमें खुद को एक स्टेबल पोजीशन पे देख सकते हो। मैम, ये जो टॉपिक था ना, एक बहुत अच्छे पॉइंट पे ले आया है मुझे। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, स्ट्रीम तो चूज़ कर ली, कॉलेज सबको सेम नहीं मिलने वाले हैं, सबको लेक्चरर्स सेम नहीं मिलने वाले, यूनिवर्सिटी सेम नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में कई सारे बच्चे स्ट्रीम तो ले लेते हैं, लेकिन उनके पास वो क्वालिटी नहीं होती है, क्योंकि अगेन इंडियन एजुकेशन, ठीक है, आई एम नॉट मॉकिंग देम, बट दिस इज़ अ फैक्ट। मुझे लगता है ना हर जगह सेम होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता है। आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ पे हमें हमारी फर्स्ट लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश, बट हमें हिंदी मराठी में पढ़ाया जाता है और जा रहा है, इवन हमारे सिटी में भी। सो डू यू फील कि ऐसा करने के बाद डेफिनेटली बच्चों को वो नॉलेज होगा तो वो वैकेंसी भर पाएंगे? सी, लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर, आई डोंट थिंक सो। नो, आई एम नॉट अगेंस्ट हाँ, एजुकेशन सिस्टम हाँ, की बात कमिंग कर टू रहे एजुकेशन सिस्टम, यस, क्वालिटी वाइज मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा है फ्लॉ। बट अगेन, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब जैसे कोई स्टूडेंट है जो चांदा में ही पढ़ सकता है, चंद्रपुर के बाहर नहीं जा सकता, तो व्हाट आई सजेस्ट टू हिम कि आपको थोड़ा सा वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक कॉलेज पे रिलाई नहीं कर सकते, आप एक टीचर पे रिलाई नहीं कर सकते। एनी हाउ देखिए, कभी भी कोई चीज़, जैसे आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बन रहे हो और आपका एक गाइड है, ट्रेनर है, वो आपको ट्रेन कर सकता है, बट एनी हाउ फिजिकल एक्टिविटी, स्टैमिना बढ़ाना, ये आपका काम है, वो नहीं बढ़ा के दे सकता है। यू हैव टू वर्क अगेन एंड अगेन इन द सेम मैनर। अगर आपके पास कॉलेजेस वैसे नहीं हैं, आपके पास वैसा एक्सपोजर नहीं है, तो हमें वो ढूंढना आना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ इंटरनेट इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट राइट नाउ। आप घर बैठ के इतने सारे कोर्सेज कर सकते हैं आराम से, इजीली, कि आप उस लेवल पे खुद को ले जा सकते हैं। बट स्टिल, जैसे कि मैं वापस वो पॉइंट पे ना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स देखे जो आज सेल्स में काम कर रहे हैं, विच इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर एनीबडी, व्हाट आई फील, कि क्योंकि उसमें इतनी मशक्क़त होती है, इतनी कॉलिंग करो, इतना सब कुछ करो, एंड अगेन इंजीनियर्स आर द मोस्ट व्हाट यू कैन से थप्पेड़े खाई हुई स्ट्रीम फिलहाल के। हाँ, बोला ही जाता है ना कि हर गली में एक इंजीनियर मिलेगा। हाँ, तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मास प्रोडक्शन हो रहा है इंजीनियर्स का और क्वालिटी नहीं है। अगेन सेम आपने ट्रेनर का जिक्र किया, लेकिन ट्रेनर भी तो उस लेवल का हो। इंटरनेट है, लेकिन आज हम जिस लेवल की बात करें करियर काउंसलिंग की, गांव खेड़ों तक तो वो पहुंच ही नहीं रहा है। वहाँ पे तो कई कई जगह पे इंटरनेट भी नहीं है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट अवर गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने लैंड्स, फॉरेस्ट बेच दिए, कई सारे स्ट्रीम सेक्टर्स को एयरपोर्ट बेच चुके हैं, रेलवेज़ को भी आज ये प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम तो बहुत पहले ही प्राइवेटाइज हो चुका है। तो ऐसे में हम गवर्नमेंट को क्यों ना क्वेश्चन पूछे, और क्यों कोई गवर्नमेंट इस पर अच्छा काम नहीं करती है। अगर कुछ सालों पहले लेक्चर्स के ऊपर स्कैम हुआ था, यूपी बिहार इस साइड तो बहुत चलता है, तो इतने सब में फिर एक बच्चा डिसीजन लेकर भी, डू यू फील कि समवेयर आवर गवर्नमेंट और आवर स्टेट और आवर यूनिवर्सिटी इज नॉट जस्टिफाइंग देयर रोल इन द स्टूडेंट्स लाइफ? देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि किसी के साथ अगर कुछ थोड़ा सा इंसिडेंस हो जाता है, सबसे पहले वो ये फाइंड आउट नहीं करना चाहते कि किसकी गलती है।
अब जैसे कोई स्टूडेंट के साथ हो गया, कोई यूनिवर्सिटी में उसके साथ कुछ हो गया, तो आप एक बेसिक कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है ये आप पता नहीं करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट भी नहीं पता करना चाहता है। किसी को ब्लेम करने से पहले हमें ये खुद सोचना पड़ेगा कि दैट आर वी डूइंग आवर जॉब, हम पूरा काम, जैसे एज ए स्टूडेंट क्या आप वो चीज़ पूरी तरह से सही तरह से कर रहे हैं क्या, एंड देन यू शुड ब्लेम द कॉलेज और टीचर्स। कई बार होता है स्टूडेंट का, जैसे ये बहुत बार ब्लेम करने का ये स्टेटमेंट होता है, कॉलेज में क्लासेस नहीं होते हैं, या हमारे कॉलेज में ये नहीं है, हमारे कॉलेज में ये लैब नहीं है, वो लैब नहीं है। तो ठीक है, अगर आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो क्या कभी आपने जाके उस चीज़ के लिए बात करी, या आप कितने परसेंटेज ऑफ क्लासेस आप खुद अटेंड कर रहे हैं। सी, गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू गिव द बेस्ट, बट हाँ कहीं ना कहीं मिडल मैन जो होते हैं ना, दे आर डूइंग सम गड़बड़ इन दैट। तो मैं बोलूँगी कि वहाँ पे हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर गिवन बाय गवर्नमेंट। नॉर्म्स मुझे लगता है यूनिवर्सिटी फॉलो नहीं करती है। वी हैव गॉन सो मेनी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे ना नैक आते हैं। मैं बोलूँ ना, जो मिडल मैन होते हैं ना बीच में, नहीं वही बोलता ना, अब यूनिवर्सिटी वही बोलो, गवर्नमेंट के पास, अगर गवर्नमेंट देखती कि हाँ इस यूनिवर्सिटी के पास इतने लैब्स नहीं है, चंद्रपुर में बात कर ली तो इतने सारे कॉलेजेस हैं, हमने देखे हैं जो पीसीज रेंट्स पे लेके आते हैं जब आपका इंस्पेक्शन होते हैं ना, राइट, तो दे डोंट हैव द सेटअप, 200-300 रुपये पे कंप्यूटर लेके आ रहे हैं दिखाने के लिए नैक कमेटी के लिए। सो आई थिंक दिस इज रियली सैड टू सी एंड इट्स रियली अ बिग इश्यूज। फिर तो भी अब हमारे जैसे जो नैक कमेटी आ रही है, हाँ। तो व्हाट, अब क्या करते हैं देखिए कॉलेज वाले, उस टाइम पे कॉलेज को इतना पॉश बना देते हैं कि आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि ये मेरा कॉलेज था। तो ये क्या हो गया, ये मिडल मैन का ही काम था ना, जो चीज़ आपको सालों से करनी चाहिए थी आप जस्ट विद इन 1 मंथ कर रहे हो, और जैसे नैक कमेटी जाती है यू आर अगेन ऑन द सेम ट्रैक। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि ये मिडल मैन का रोल है, और गवर्नमेंट का फॉल्ट हम एकदम नहीं निकाल सकते। वो लोग ग्रांट दे रहे हैं आपको, बट आप परचेस करके नहीं ला रहे हो, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आप उसको चालू नहीं कर रहे हो, लाके पड़े हैं लैब्स में, आप उसको ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो बट आप सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें लैकिंग है। तो मैम एक स्टूडेंट या एक पेरेंट ऐसी कौन सी गलतियाँ करता है, जैसे आपने मिस्टेक्स का कहा कि चलो गवर्नमेंट को हम छोड़ देते हैं, हम खुद से स्टार्ट करते हैं। मेरी टीचर कहा करती थी कि बुरा जो खोजत मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। तो चलो हम अपनी कमियां खामियां फिलहाल देखते हैं आज। तो ऐसे कौन सी गलतियां है जो एक स्टूडेंट करता है या पेरेंट करता है फॉर सिलेक्टिंग कॉलेज, करियर वाइज, एजुकेशन वाइज? फिलहाल करियर काउंसलिंग का कर रहा है, तो आई थिंक इट हैज़ बिन स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी इनिशियल स्टेज, कोर्सेज, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा। मिस्टेक्स जैसे अगर मैं बोलती हूँ ना, तो स्टार्ट होती है पेरेंट्स से। सबसे पहले पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आपका बच्चा कौन से सब्जेक्ट में इज़ गोइंग वेल। पेरेंट्स क्या करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा हर सब्जेक्ट में आउट ऑफ स्कोर करे। आप उस चीज़ को साइड में रख के पहले इनिशियल जो क्लासेस होता है ना, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ये क्लासेस होते हैं बच्चे को समझने के लिए कि एक्चुअली ये सब्जेक्ट है क्या, और ये सब्जेक्ट में मैं कितना स्टडी कर सकता हूँ। एंड पेरेंट्स शुड हेल्प देम इन रियलाइजिंग कि ये सब्जेक्ट कैसा है, ये सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ रहे हो, और उस बच्चे को क्या वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। बट पेरेंट्स की मिस्टेक ये होती है कि जस्ट दे फोकस ऑन स्कोर्स। ओके, सो दैट इज पेरेंट्स मिस्टेक। उसके बाद फिर बच्चे को ये बोला जाता है कि नहीं, अब तो तुम 9th 10th में आ गए हो, अब तो तुम्हें स्कोर ही देखना है, अब तो तुम और चीज़ें देखो ही मत। तो बट ऑब्वियस है, बच्चा 9th 10th में तो स्कोर के बारे में ही सोचेगा, क्योंकि सिस्टम अगेन स्कोर अच्छा चाहिए। तो अवेयरनेस, एक्सप्लोरेशन, रिसर्च, ये सारी चीज़ों का बच्चे को टाइम ही नहीं मिला। एट दैट टाइम व्हाट आई सजेस्ट एवरी टाइम कि यहाँ पे पेरेंट्स को, अब जैसे हमारा आज जो सिस्टम है, आप उसको पिछले 15 साल भी नहीं, 20 साल में कंपेयर करोगे, मतलब आपके पेरेंट ने और हमने जो एजुकेशन लिया, दे आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो आज की तारीख में सेम नहीं हो सकते। तो वो चीज़ को सबसे पहले पेरेंट्स को छोड़ना पड़ेगा कि हमने हमारे ज़माने में ऐसा किया था, तो तुम भी आज यही कॉन्सेप्ट फॉलो करो। ये चीज़ को पेरेंट्स को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। सो अगेन दैट इज अ पेरेंट्स मिस्टेक। हाँ, नाउ टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या करता है, देखिए स्टूडेंट
को भी अब ये एनवायरनमेंट ही नहीं दिया कि तुम ये आइडेंटिफाई करो, ये रिकग्नाइज करो कि मेरे लिए जियोग्राफी बहुत अच्छा है, या मुझे जियोग्राफी में इंटरेस्ट आ रहा है, या मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है, या मुझे मैथमेटिक्स में अच्छा लग रहा है, उसको ये एनवायरनमेंट ही नहीं दिया। अब उसके साथ क्या हो गया, देयर इज़ अ प्योर फ्रेंड्स सर्कल जो होता है, वो ये देख देख के ये सीखने लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा है, मैथ्स को थोड़ा डिफ़िकल्ट बना दिया गया है, ये बोला गया है कि मैथ्स डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके दिमाग में ये फिट हो जाता है कि मैथ्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। तो वो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अर्ली स्टेज में अपने दिमाग में ये डाल देते कि मैथ्स हमारा पार्ट है ही नहीं। तो अगेन इट्स अ प्योर प्रेशर जिसको हम बोल सकते हैं, या फॉलोअर इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स का कि नहीं भाई अब तो ये हमसे होगा नहीं, तो वो भी यही बोलता है हाँ ये अपने काम की चीज़ नहीं है। तो अगेन स्टूडेंट्स को खुद से ये चीज़ एक्सप्लोर करना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आपके लिए इजी है तो दूसरे के लिए इजी रहेगा, या दूसरे के लिए डिफ़िकल्ट है तो आपके लिए भी वो चीज़ डिफ़िकल्ट रहेगी। करेक्ट। मैम आपने कहा कि पेरेंट्स उतने अवेयर नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है मैम अवेयर क्या, कई कई जगह तो एजुकेटेड ही नहीं होते। तो क्या उनको करियर काउंसलिंग का कोई हक नहीं, या उनके बच्चे सीख नहीं सकते, या उनको एक्सप्लोरेशन के लिए कोई स्कोप नहीं है? तो इनके लिए क्या ऐसे रास्ते हैं जो उन्हें एक अच्छे करियर काउंसलर तक पहुंचा सकता है, या जहाँ ऐसे गांव है जहाँ पे नहीं पता है इन सब चीज़ों के, तो आपका टेक उसके बारे में क्या हो सकता है? येस, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक स्टेप लेना चाहिए अभी। जैसे अभी NEP ने इंट्रोड्यूस किया इसी साल कि देयर शुड बी एटलीस्ट 3 to 4 काउंसलर्स इन एवरी स्कूल कंपल्सरीली, जो पेरेंट्स को ये बताएंगे कि एक्चुअल में करियर काउंसलिंग होती क्या है और सब्जेक्ट्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। तो अगर ये हर स्कूल में इस तरह के काउंसलर प्रोवाइड्स करते हैं, और जहाँ पे एक पेरेंट्स मीटिंग जो होती है वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे वर्कशॉप्स अगर आप क्रिएट करते हैं, सेमिनार्स क्रिएट करते हैं, लोगों को ये समझाया जाएगा कि अपार्ट फ्रॉम JEE एंड नीट देयर आर मेनी ऑप्शंस, तो ये चीज़ उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो मैम जैसे विलेज की रूरल एरिया की बात करो, तो क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर ट्राइबल एरिया के जो स्कूल्स है उसमें ये अब तक इम्प्लीमेंट हुआ है? नॉट येट। और कितने इस फॉर्म में आने के लिए या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और कितने साल आपको लगता है देने पड़ेंगे या वेस्ट हो गए? इम्प्लीमेंट तो देखिए मैं बोलूँ आज के आज हो सकता है, बिकॉज ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बट अगेन चीज़ों को ले जाया नहीं जा रहा है सिस्टम, और बीच में ही चीज़ों को गायब कर दिया जाता है, उन तक वो चीज़ें पहुंचती ही नहीं हैं। करेक्ट। और स्कूल्स भी तो बंद हो रहे हैं मैम, गवर्नमेंट स्कूल्स भी बंद हो रहे हैं, हर चीज़ प्राइवेटाइज हो रही है प्राइवेटाइज्ड हो रही है मैम। और मुझे ऐसा लगता है ना जो है वहाँ के टीचर्स को बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है अपार्ट फ्रॉम टीचिंग। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग जैसे जिला परिषद जो हमारे यहाँ हम कहते हैं, जाओ जनगणना सेंसस के लिए जाओ, जबकि उनका काम भी नहीं है। जाओ कोई गवर्नमेंट स्कीम आई है गांव वालों को बताओ, जबकि उनका काम नहीं है। जो काम है उनसे वो करवाया नहीं जा रहा है। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैठे हैं जिनको वो एक्चुअल काम करना चाहिए, अवेयरनेस लाना चाहिए इन बिटवीन द पीपल, दे आर सिटिंग इन द ऑफिस एंड जस्ट रूलिंग कि हाँ ये करके आओ, वो करके आओ, ऐसा करो वैसा करो। सो आई थिंक टीचर्स के लिए नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली वी इंजीनियरिंग के टीचर्स हम लोग भी ये काम कर रहे हैं। इंजीनियर्स की तो मुझे इतना बुरा लगता है, दे आर लाइक अ एजेंट नाउअडेज। हाँ, जहाँ हमें बच्चों को प्रोजेक्ट स्टडी करवाना है, वी आर एंगेजिंग इनटू ऑल दिस वर्क। एडमिशन प्रोसेस के लिए मैं देखता था ना, लेक्चरर्स आ रहे घर पे, आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। इट्स रियली सैड टू सी। मैम आपका तो कई साल का एक्सपीरियंस आया है करियर काउंसलिंग में, तो आपके हिसाब से कितने प्रतिशत बच्चे, सलमान खान की भाषा में पूछा जाए तो, अपने सही में करियर पसंद से चूज कर सकते हैं या किया है? सैडली वेरी फ्यू। अगर मैं इसको परसेंटेज में भी बोलती हूँ तो सिर्फ 12 to 15%। 12 to 15%? मैम थोड़ी देर पहले आपने वापस पेरेंट्स का जिक्र किया था, ये टॉपिक मैं वापस लाना चाहता हूँ। क्या पेरेंट्स का एजुकेशन सिस्टम तो छोड़िए, उनका जो बैकग्राउंड होता है, फैमिली बैकग्राउंड, कोई बिजनेस वाला है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, क्या उनकी वो रेस, उनकी क्या बोलते हैं हेरिडिटरी, वो भी रोल प्ले करती है इन सब चीज़ों में, करियर में? बहुत ज़्यादा।
और इंडियन पेरेंट्स की मैं अगर पर्टिकुलरली बोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा। क्या होता है ना कि इंडियन पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे को देखता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। तो आई ऑलवेज से टू पेरेंट्स, डू नॉट पुट योर ड्रीम्स और योर अनफुलफिल्ड ड्रीम्स ऑन योर चिल्ड्रन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट सब पेरेंट्स के लिए है कि आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए तो आप वो ड्रीम एक अपने बच्चे के थ्रू देखना चाहते हैं, पूरा करना चाहते दैट कैन बी डन इफ़ योर चाइल्ड इज़ इंटरेस्टेड इन टू दैट फील्ड। अदरवाइज यू शुड नॉट प्रेशराइज योर चाइल्ड फॉर दैट। मैम अभी हम हमारे पॉडकास्ट के एंड के तरफ ही मुड़ रहे। आई एम वेरी इनटू दिस रीडिंग एंड ऑल। तो मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा था पॉम पॉम, जो कहता है कि पीस ऑफ माइंड, प्लेंटी ऑफ मनी। मेरा तो यही मानना है, जब तक आप पैसे नहीं कमा लेते हो तब तक आपको जो काम मिल रहा है, जैसे काम मिल रहा है करते रहो। जब आपका मिल जाएगा फिर आप पीस ऑफ माइंड की तरफ भागना। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, पॉम पॉम। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? जैसे मैंने पहले भी किया था कि हाँ, जॉब करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। जाकिर खान ने भी इसके ऊपर बहुत एक लाइन कही है कि माँ बाप आपके पैशन के खिलाफ नहीं है, वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते हैं। सी या दैट इज़ ट्रू। अगर हम आज के सर्कमस्टांसेस को देखते हैं तो कई लोगों का ये बोलना होगा कि अगर हम पैशन को फॉलो करेंगे तो हम अर्न नहीं कर सकते। व्हाट आई सजेस्ट हियर कि येस, आप प्रोफेशन ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप अर्न कर सकते हैं, बट आई वांट कि आप अपना पैशन को कभी पीछे मत छोड़िए। साइड बाय साइड आप उस पैशन को कंटिन्यू रखिए एंड एट सम स्टेज यू कैन कन्वर्ट योर पैशन इनटू प्रोफेशन। ऐसा कौन सा थ्रेशोल्ड एज होती है मैम जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, करियर में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं? आपने 40 का, स्वीट 40 का बहुत बार जिक्र किया है। नहीं, फॉर अगर स्टूडेंट्स की एज अगर हम देखते हैं तो बच्चे जब 11th-12th में होते हैं, ये एक बहुत पीक टाइम होता है टू हैंडल देम। उस टाइम पे दे विल हैव मैनी डाउट्स और वो बच्चा ना हर 3-3 महीने में स्विच करेगा खुद को, नहीं मैं कॉमर्स में चले जाता, मैं मेडिकल में चले जाता, मैं इंजीनियरिंग में चले जाता। तो ये एक एज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एज है टू हैंडल देम एंड अगेन क्लैरिटी इम्पॉर्टेंट है। मैम सिटीज़ का हमने बहुत बार किया है, टायर 2, टायर 1, रूरल एरिया। सो डेफिनेटली बेनिफिट्स तो बड़ी सिटीज़ को ही होता है। छोटी सिटीज़ के लिए आपने कहा है कि हाँ, काउंसलर होने चाहिए, साइकोलॉजी वाले पर्सन होने चाहिए वहाँ पे। लेकिन अगर चलो नहीं मिल पाता है तो ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से उनको वो एक्सप्लोरेशन या वो एक पाथ मिल पाए कि हाँ, आप घर बैठे भी या अपने सिटी से भी करियर काउंसलिंग ले सकते हैं? जैसे तो इंटरनेट तो है, लेकिन दे आर चार्जिंग अ लॉट। ऑनलाइन सेशंस अवेलेबल। चार्जिंग अ लॉट। कोई ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स है जहाँ पे आपको सेंटर बनाया गया हो कि आप यहाँ पे आके बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? येस, देयर आर सम गवर्नमेंट लिंक्स जहाँ पे आप इस तरह की करियर काउंसलिंग यू कैन डू दैट एट वेरी नॉमिनल चार्जेस। उन्होंने एक ऐसी लिंक्स बनाई है जहाँ पे उन्होंने कुछ काउंसलर्स को डाला है और उन काउंसलर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से काउंसलर से आपको करवानी है एंड देन यू कैन गो इट ऑनलाइन, जो दे आर चार्जिंग वेरी मिनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, डिग्रीज तो सबके पास है, लेकिन वो डिग्री आपके लिए सर्टिफिकेट हो गया टू गेट इनटू अ प्रोफेशनल सेक्टर। मोस्टली स्किल्स ही मैटर करती है, लेकिन फील्ड के अलावा ऐसी कौन सी टॉप स्किल्स होनी चाहिए जो हर बच्चों में होनी चाहिए? Yes, very important is for any child, for any student. Number one is communication skill. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको सर्वाइव करना है तो। सेकेंड, योर इमोशनल क्वोशंट, EQ जिसे हम बोलते हैं, बिकॉज प्रेशर, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपका इमोशनल क्वोशंट शुड बी वेरी बैलेंस्ड। एंड थर्ड, योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये तीनों स्किल्स डेवलप होती है धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम से आ जाती है, इट शुड बी डेवलप्ड। हाँ, मुझे लगता है डिसीजन मेकिंग तो एक्सपीरियंस से ही आता है। एक वाकया भी सुना था, व्हाट इज़ योर सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? तो उसने कहा था डिसीजन मेकिंग। सो आप उनसे कहा गया, उनसे पूछा गया था आपने डिसीजन मेकिंग कैसे सीखा? सो ही सेड बाय टेकिंग रॉन्ग डिसीजन। जब मैंने गलत डिसीजन लिए हैं, दैट मेड मी रियलाइज़ कि ऐसे नहीं, मुझे इसे ऐसा करना है। सो आई थिंक गलत हो या सही हो,
देयर इज सर्टन एज जहाँ पे आपको डिसीजन लेने लेने चाहिए बोल्ड होके इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चों को छोड़ना पड़ेगा कि आप उन्हें डिसाइड करने दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें से स्टार्ट करिए। इट शुड नॉट बी कि हम बहुत बड़े बड़े डिसीजन छोड़े उन पे, आप छोटे छोटे डिसीजन उनको लेने दीजिए। लेट देम डिसाइड। अब जैसे कई बार होता है ना, एग्ज़ाम आ रही है, लेट देम डिसाइड ही वांट टू स्टडी और नॉट। क्या होगा, एक एग्ज़ाम में स्कोर कम आएगा, वो एक यूनिट टेस्ट का स्कोर कहीं पे भी नहीं डिस्प्ले होने वाला है ना। तो लेट देम डिसाइड कि अगर मैं स्कोर कम लाता हूँ तो हाउ इट कैन इम्पैक्ट मी। करेक्ट करेक्ट, दैट वाज रियली वंडरफुल सेशन मैम। आई थिंक जितने भी अभी न्यूली फ्रेशली ग्रेजुएट बच्चे हो या गोइंग थ्रू ग्रेजुएशन जस्ट क्वालिफाइड द 10th and 12th, दिस सेशन विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम। मैम आजकल ना AI बहुत ट्रेंड में है, तो जब भी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, जाके AI पे सर्च करता है। तो कई सारे बच्चों ने या पेरेंट्स ने AI को ही काउंसलर बना लिया फॉर एनीथिंग। तबीयत खराब हो गई है या एजुकेशन में कुछ हेल्प चाहिए, एवरीथिंग। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट कि क्या सही में AI करियर काउंसलिंग कर सकता है या उनको सही में एक पर्सन के पास जाना चाहिए करियर काउंसलिंग के लिए? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर ये AI का अगर हम एक टॉपिक कंसिडर करें ना, तो बहुत वास्ट है। AI देखिए आपको सॉल्यूशन दे सकता है, बट वो आपकी फीलिंग्स नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। एंड व्हाट अ करियर काउंसलर इज़ डू कि वो आपको साइकोलॉजिकल मेंटल वे में आपकी फीलिंग्स को समझ के, इमोशंस को समझ के, आपकी स्ट्रेंथ्स को समझ के ही विल आंसर। AI विल नॉट डू दैट। AI के पास डाटा फिट होता है और उस डाटा के बेस्ड वो सारे आंसर्स देता है। मैम एक इमोशनल पॉइंट छोड़कर मुझे ऐसा लगता है, मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, कि करियर काउंसलर भी डेटा या एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन बच्चों को बताता है और AI भी शायद वही कर रहा है। सो आई थिंक अगर इमोशनल पर्सपेक्टिव या एस्पेक्ट छोड़कर दे आर बोथ सेम, देन डू यू फील? यस, बट हम वो इमोशनल पर्सपेक्टिव कभी छोड़ नहीं सकते। एनी हाउ वो हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा एंड वी शुड कंसिडर इट। यस। तो मैम जैसे मैंने कहा था, नाउ वी आर ऑन अवर रैपिड राउंड एंड यू रियली हैव टू बी स्विफ्ट। ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस है। मैम इंडिया का सबसे बड़ा करियर स्कैम? आई थिंक IIT में एडमिशन ले लो और बीइंग जिंदगी से। IITian you can like fly anywhere। हाँ, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। मैम मोस्ट ओवररेटेड करियर इन इंडिया? डॉक्टर। डॉक्टर ओवररेटेड। यस। टॉप 3 मिस्टेक दैट एवरी पेरेंट यूजुअली मेक? नंबर 1, अपने उन अनफुलफिल्ड ड्रीम्स अपने बच्चों पे डालना। नंबर 2, बस हर बार यही बोलना कि तुम ये नहीं कर सकते। नंबर 3, they are not aware of opportunities which are right now। टॉप 3 मिस्टेक दैट स्टूडेंट मेक? सबसे पहला मैं बोलूँगी पीयर प्रेशर। फ्रेंड्स जो कर रहे हैं मैं भी वही कर लेता हूँ। सेकंड, R&D नहीं करते हैं स्टूडेंट्स आजकल। एंड थर्ड, खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपके हिसाब से एक लोअर क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली, उन बच्चों के लिए क्या एडवाइस है? देखिए, एडवाइस अगर मैं देना चाहूँगी फॉर एनी स्टूडेंट, इट शुड बी कि यू हैव टू कीप लर्निंग। ऐसा कोई स्टेज नहीं आएगा कि जब आप सोचोगे कि नहीं अब बस हो गया। कीप लर्निंग, कंसिस्टेंसी रखिए और एक हार्ड वर्क करने का एक माइंड में ये रखिए कि येस आई हैव टू वर्क हार्ड, देन ओनली यू कैन गेट सक्सेस। परफेक्ट, दैट वाज रियली रियली ग्रेट मैम। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग अवर शो। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है और हमारी ऑडियंस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और ऐसे ही वीडियोस पॉडकास्ट विद नॉलेजफुल पर्सन आते रहेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ।